वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट पॉइंट। सो बुक है आपका पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर है आपका 5 और चैप्टर का नेम है आपका कार्यपालिका। सो अगर हम बात करें जो हमारा वीडियो है किस टॉपिक पे होने वाला है, तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो कार्यपालिका है वो क्या है, कार्यपालिका के हमने स्थायी और अस्थायी रूप को देखा था। फिर इसके बाद हमने कार्यपालिका के बेसिकली प्रकार की भी हमने डिस्कस किया था, राइट। तो इस वीडियो में हम बेसिकली 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो टॉपिक है हमारा फर्स्ट कार्यपालिका का, भारत में संसदीय कार्यपालिका, राइट। अगर देखिए हम बात करें भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है, ठीक है, उसे ही क्यों अपनाया गया। अगर हम बात करें हमारे भारत के पास, ठीक है, या हमारे संविधान निर्माता के पास अर्ध-अध्यात्मक व्यवस्था, या हम कह सकते हैं कि अध्यात्मक व्यवस्था को भी स्वीकारने का एक, ठीक है, अवसर था। लेकिन उन्होंने उन दोनों व्यवस्थाओं को नहीं स्वीकार के हमारी जो संसदीय कार्यपालिका है उसे ही क्यों अपनाया, ठीक है। तो उसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे और उसी चीज़ को हम क्लियर करेंगे बेसिकली कि हमारे इंडिया में जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है, ठीक है, उसे क्यों एक्सेप्ट किया गया। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टॉपिक लिख रखा है यहाँ पे, भारत में संसदीय कार्यपालिका। तो इस टॉपिक में से क्वेश्चंस निकलता है वो है संसदीय कार्यपालिका ही क्यों, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, कि जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है उसे क्यों एक्सेप्ट किया गया। तो 1999 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था का अनुभव हो चुका था। अगर हम बात करें, ठीक है, 1999 और 1935 का जो अधिनियम है, ठीक है, ब्रिटिश शासन अधिनियम, आपने पढ़ा होगा, मतलब कि आपने अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हमारे जो संविधान के जो प्रावधान है, आप कह सकते हैं कि 80 या 85%, ठीक है, जो प्रावधान है वो इसी, ठीक है, इन्हीं मतलब इसी अधिनियम से लिया गया है, ठीक है। तो यही कहा गया है कि 1999 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत जो संसदीय मतलब कि लेजिस्लेटिव सिस्टम जो है, ठीक है, उसका अनुभव मतलब कि एक्सपीरियंस हो चुका था, ठीक है। एक यही रीज़न है कि हमने जो संसदीय कार्यपालिका है उसे एक्सेप्ट किया, ठीक। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। जनप्रतिनिधि मतलब कि हमारे द्वारा चुना गया, ठीक है, प्रतिनिधि। तो हमारे द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि उसकी, ठीक है, और से देखें तो उसके द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित मतलब कि उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक। तो दूसरा रीज़न यही है कि हमारे जो द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, ठीक है, वो क्या करते हैं, कार्यपालिका पे नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि विधायिका, अगर हम विधायिका की बात करें तो विधायिका किस पे नियंत्रित करती है, कार्यपालिका, ठीक है। तो विधायिका में हम सभी को पता है राष्ट्रीय विधायिका में संसद होता है, ठीक है, और राज्य विधायिका में विधान मंडल होता है, हम सभी को पता है, ठीक है। संसद में 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, तो वहाँ पे जितने भी सदस्य होते हैं ना वो हमारे द्वारा चुने जाते हैं, ठीक। इसीलिए तो ये दूसरा भी आपको क्लियर हो गया हो। तीसरा क्या है कि संविधान निर्माता ऐसी व्यवस्था चाहते थे जो जनताओं के कल्याण के लिए कार्य करे और उनके प्रति उत्तरदायी हो। इसका क्या मतलब है मेरे बच्चों, संविधान निर्माता क्या चाहते थे, ऐसी व्यवस्था चाहते थे, मतलब कि ऐसा हम कह सकते हैं कि सिस्टम चाहते थे जो जनताओं के कल्याण, ठीक है, जनता कौन, भाई हम, ठीक है, जो हमारे कल्याण के लिए कार्य करे, ठीक है, हमारे अच्छाई के लिए काम करे, ठीक है, और उनसे या उनके प्रति उत्तरदायी हो, मतलब कि हम उसे कुछ भी पूछे तो उसका जो आंसर है उनके पास होना चाहिए भाई, ठीक। इसीलिए ये जो हमारा लेजिस्लेटिव सिस्टम है उसे एक्सेप्ट किया गया। चौथा पॉइंट देखते हैं, संविधान निर्माता शक्तिशाली कार्यपालिका चाहते थे लेकिन व्यक्ति पर अंकुश भी लगा हो, ठीक है। हम सभी को पता है संविधान निर्माता मतलब कि जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया है, ठीक, वो क्या चाहते थे, पावरफुल लेजिस्लेटिव, ठीक है, मतलब कि एक पावरफुल लेजिस्लेटिव वो चाहते थे, ठीक है, बट उसके साथ साथ वो किसके, व्यक्ति पर, ठीक है, मतलब कि बेसिकली कार्यपालिका मतलब कि सरकार में जो भी है, ठीक है, उस व्यक्ति पे किसका, हमारा अंकुश हो, किसका, लोगों का अंकुश हो, व्यक्तियों का अंकुश हो, जनता का अंकुश हो,
ठीक, मतलब कि वो हमारे अंडर में रह के काम करे, ठीक है, आज़ादी से काम ना करे, क्योंकि हमारे अंडर में रह के काम करेगा तो हमारे कल्याण के लिए काम करेगा, ठीक है। अगर अपनी मन मर्जी से काम करेगा तो फिर राजतंत्र वाला सिस्टम हो जाएगा, ठीक। तो ये नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। आपका 5वां जो पॉइंट है, संसदीय कार्यपालिका को स्वीकार किया क्योंकि ये विधायिका और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, हमें पता है कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर अभी तो आप देख सकते हो, ठीक है, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार देख सकते हो आप, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या हम सरकार से, ठीक है, जवाब मांग सकते हैं। तो क्या जनता के प्रति उत्तरदायी, विधायिका में तो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, उसके प्रति क्या उत्तरदायी हो। अब हम सभी को पता है कि जो विधायिका है, ठीक है, उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है, कार्यपालिका, क्योंकि लेजिस्लेटिव सिस्टम में यही होता है, ठीक है, कि जो कार्यपालिका वो हमेशा क्या कहते हैं, हमारे जो विधायिका है उसके प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया आई होप। और जो लास्ट है, इसीलिए प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर इस व्यवस्था को स्वीकार किया गया। किसको, संसदीय कार्यपालिका, जैसे हम इंग्लिश में लेजिस्लेटिव सिस्टम कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डीप जानते हैं, ठीक है, कि ये जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है ना, वो बेसिकली है क्या, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आई होप कि आपको स्क्रीन में दिख रहा हो। तो जैसे कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है, संसदीय कार्यपालिका प्रणाली, ठीक है। अब देखिए, कार्यपालिका जैसे कि हमने देखा था राष्ट्रीय और प्रांतीय पे, ठीक है। तो राष्ट्रीय कार्यपालिका में सबसे पहले होता है हमारा राष्ट्रपति, इसके बाद होता है हमारा उपराष्ट्रपति, फिर इसके बाद प्रधानमंत्री, और चौथे में होता है मंत्रिपरिषद, ठीक। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद में 3 टाइप के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, उपमंत्री और राज्य मंत्री, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। राष्ट्रपति की बात करिए, नामांकन शक्ति होते हैं, ठीक है, मतलब कि औपचारिक रूप में क्या होते हैं, ठीक है, सिर्फ नाम मात्र के लिए, ठीक है, देश का क्या होते हैं वो, ठीक है, शासक होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और इनका जो निर्वाचन होता है उस सिस्टम को हम कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, हम सभी को पता है, ठीक। अब दूसरा हमारा उपराष्ट्रपति आता है, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री क्या है, वास्तविक शक्ति। अब मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रपति है वो नामांकन शक्ति, क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति को बहुत सारे अधिकार प्राप्त है, लेकिन उस अधिकार का सही यूज़, ठीक है, कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति। अधिकार कहो या शक्ति को, एक ही बात है, ठीक है। तो जितने भी राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है, उस शक्ति का सही यूज़ हमारे कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, क्यों, क्योंकि ये देश के वास्तविक शक्ति है, ठीक। इसके बाद मंत्रिपरिषद, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो राष्ट्रीय कार्यपालिका में सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक। इसी तरीके से हमारे प्रांतीय कार्यपालिका की बात करें तो सबसे पहले हमारा राज्यपाल होता है, ठीक है, और इसके बाद मुख्यमंत्री होता है, फिर हमारे मंत्रिपरिषद होता है। और जो हमारे कार्यपालिका 2 टाइप के होते हैं, स्थायी और अस्थायी, जिसे हम परमानेंट एंड टेम्परेरी भी कहते हैं, ओके। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं थोड़ा लास्ट टॉपिक हमारा, ठीक है, और दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये है हमारा ये राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। मतलब कि बेसिकली जो हमारे प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनकी क्या पावर है और उनकी क्या सिचुएशन है, उस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पावर तो हम सभी को पता है, विधायी शक्ति है, ठीक है, कानूनी शक्ति है, आपात शक्ति, इसके अलावा बहुत सारी शक्ति हैं, जैसे कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के मुख्य कमांडर होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के बिना कोई भी विधेयक क्या कानून नहीं बन सकता, ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की फांसी को रोक सकते हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कानून हैं और भी, ठीक है। बट इसमें 3 ही दे गया, तो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। सो दूसरा, राष्ट्रपति की स्थिति, मतलब कि प्रेसिडेंट के सिचुएशंस क्या है, सभी को पता। सरकार का औपचारिक प्रधान होता है, मतलब कि बहुत सारे, ठीक है, राइट इनको, या हम कह सकते हैं कि पावर प्रोवाइड किया गया, बट उन पावर का सही यूज़ कौन करता है, हमारे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। और दूसरा है कि शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, ठीक है। जितने भी पावर इनको प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, उन पावर का वो, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं, मंत्रिपरिषद के थ्रू, ठीक है, मतलब कि इनकी सलाह पर करते हैं। और तीसरा जो है आपका वो है मंत्रिपरिषद के नियंत्रण में रहता है। तीसरा सिचुएशंस क्या है कि वो मंत्रिपरिषद के नियंत्रण में रह के ही काम करते हैं, ठीक। तो
तो ये वीडियो आपका होता है ख़त्म। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।